हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं यार सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मस्त होंगे। और आपकी मेरा तो सोचा है या बोला है तो वो नहीं करना है। रोजाना के लिए चाहिए मेरी क्लास में। तो में किसी को डाउट है? यदि आपने, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, यदि आपने सभी बच्चे ने दोनों चैप्टर, दो दो लेक्चर हुए थे, दोनों देखा है, दो दो चार लेक्चर टोटल आज तक हुए हैं, सभी ने देखा है, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई रिकॉर्डेड मिला होगा बेटा? गलत बात क्रिस, हाँ, आपका न्यू क्लास है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड तो मिला होगा ना। साउंड लो नहीं है, एक बार रिज्वाइन कर लो बेटा। साउंड लो नहीं है। दोनों चैप्टर क्लियर है काजल? वेरी गुड, ऑल क्लियर गुरुजी, थैंक यू सो मच। होना चाहिए मेरी क्लास में। हाँ, बताऊंगा आपको कि यहाँ से यहाँ रखने आता था हम लोग। इससे पहले हमने जो सेशन पढ़ा था, जो चैप्टर पढ़ा था, वो पढ़ा था हम लोगों ने। उसने कहा था, एक कहानी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, और प्यार मोहब्बत वाली बातें भी होती हैं, युद्ध भी, लड़ाई भी होती है, सब कुछ चीज़ें इसमें आती हैं एक एक करके। लेना सिंह, बोधा सिंह, अजारा सिंह, होरा, जो उसने कहा था मेरे बच्चे की, मेरे पति की रक्षा करना, उस दिन मेरी रक्षा की थी, आज इनकी। और कुछ हमने क्वेश्चंस भी करे थे, हमने पढ़ लिया था। आज का चैप्टर हमारा जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियां पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके क्या आते हैं? एमसीक्यू सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं? एमसीक्यू, जो कि आपको पता ही है 100 में से आपको 50 करने होते हैं, उसमें व्याकरण के भी क्वेश्चंस होते हैं। वो मैं आपको व्याकरण, चाहे आपका देखो मैं एक बार बता देता हूँ, चाहे आपका गद्य खंड हो, चाहे आपका पद्य खंड हो, काव्य खंड, कविता खंड जिसे कहते हैं, चाहे आपका व्याकरण हो, चाहे आपका पत्र लेखन हो, चाहे आपका निबंध लेखन हो, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सारे के सारी चीजें उंगलियों पर, उंगलियों पर, उंगलियों पर मैं सब करवा दूंगा। डोंट वरी, बस विश्वास रखो। बस जितना पढ़ाऊं उतना ही पढ़ो, काफी है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना होगा। कर लोगे ये सब? हाँ, कोई सा भी हो इसमें से, कोई सा भी एक्स वाई जेड, सब करवाएंगे हम लोग आसानी से। फिर हम लोग हमारा चैप्टर संपूर्ण क्रांति वो पढ़ेंगे। आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, सारांश, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और होगा तो ये चैप्टर भी पढ़ लेंगे, पर पढ़ेंगे अच्छे से, मजे तरीके से। ठीक है, हाँ। अब देखो, आ जाइए जल्दी से एक बार, आ जाइए जल्दी से एक बार, सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जयप्रकाश सुनते रहना। 11 अक्टूबर 1902, दिन और महीना याद नहीं हो, तारीख और महीना याद नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना याद रखना कि 1902 में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म होता है और 1979 में निधन हो जाता है। अक्टूबर 1902, और अक्टूबर अक्टूबर, ये देखो देखो, ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर अक्टूबर 1902, अक्टूबर अक्टूबर 1979, ऐसे। जन्म स्थान कहाँ हुआ? सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के और बिहार के सारण जिले में फैला है। अब आपको ऐसे ये ध्यान मत, ये नहीं आएगा, ये जन्म स्थान पूछेगा नहीं, क्योंकि दोनों है, यूपी भी आ रहा है और बिहार भी आ रहा है, राज्य का तो एक ही नाम आता है। ये ध्यान रखना, छोड़ देना इसको, क्योंकि मैं अंडरलाइन करता हूं, उन्हीं चीजों को आपको ध्यान में ज्यादा रखना है। पुकार का नाम, ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि पुकार का नाम क्या नाम था? बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपनी जनपक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुई है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। माता पिता, माता का नाम फूलरानी देवी था और पिता का नाम हरसूद दयाल था। पत्नी प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। याद रखना। यहाँ पे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें क्या है? 1902 में जन्म हुआ, अक्टूबर में, 11 अक्टूबर, 8 अक्टूबर 1979 में निधन हो जाता है। यूपी का बलिया जिला पड़ता है और बिहार का सारण जिला में फैला हुआ है ये गांव, सिताब दियारा गांव। ये यूपी बिहार दोनों में जन्म हुआ, दोनों की स्थान बनता है। माता का नाम फूलरानी देवी था,
पिता का नाम हरसुदयाल था, ठीक है। पत्नी का नाम प्रभावती जी थे, प्रभावती था देवी था, और जो गांधीवादी विचारधारा ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किस नाम से प्रसिद्ध हुए, लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए, याद रखना है आप लोगों को, और कुछ नहीं, बचपन में बाउल के नाम से इनके पुकार का नाम था, ये ध्यान आपको रखना है। आगे बात करें आरंभिक, अब ये देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ कैसे याद करना है। ऐसे पढ़ लिया 2 बार, ऐसे लिखना है, या जेपी नारायण है, ठीक है, जेपी नारायण, यूपी का तो बलिया जिला, यूपी का तो बलिया जिला उत्तर प्रदेश का, और बिहार का जो आता है उसका नाम था सारण जिला, सारण जिला में एक गांव का नाम है दयारा, ये याद रखना, थोड़ा सा याद हो जाए तो, सिताब दियारा गांव, होए तो सितार दियारा गांव, ये ध्यान आपको रखना है। अब गुरुजी ये जो जन्म होता है ना, कब होता है, तो आप लिखेंगे 11 अक्टूबर, यदि महीना दिनांक याद हो तो ठीक है, नहीं तो रहने देना, 1902 में। अरे गुरुजी निधन कब होता है, निधन यानी कि मृत्यु कब होती है, अक्टूबर माह में होती है, कब होती है, 8 अक्टूबर 1979 में। क्लियर है। अभी जो जेपी नारायण है, ये हम लोग जिस नाम से जानते हैं इन्हें हम लोग लोकनायक के रूप में जानते हैं, ये ध्यान आपको रखना है, लोकनायक के रूप में। अरे गुरुजी इनकी माता का नाम क्या था, आप कहेंगे इनकी माता का नाम फूल रानी था, पिता का नाम हरसुदयाल था। प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम था, जो ब्रज किशोर जी की पुत्री थी। ब्रज किशोर गांधीवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, या गांधीवादी विचारधारा प्रभावित थे। बस ये करना है, कर लोगे, कोई डाउट, बस ऐसे 2-3 बार पढ़ा और 1-2 बार बिना देखे लिख। अब मान लो सपोज करो मैं पिता का नाम भूल गया, कोई बात नहीं है, पिता का नाम क्या था, कोई बात नहीं, तुरंत देखो क्या नाम था, अरे हरसुदयाल, अरे लिख दो हरसुदयाल। ऐसे नहीं कि मैंने देख के लिखा, नहीं, वो याद हो गया आपको, वो समझ में आ गया आपको, वो याद हो गया, फिर ऐसे मन में घुमा लो, अरे यार 11 अक्टूबर 1902 में जन्म होता है और 8 अक्टूबर 1979 में निधन हो जाता है। अरे इन्हें लोकनायक के नाम से जानते हैं, कौन नहीं जानता, फूलरानी देवी इनकी माता का नाम था, हरसुदयाल इनके पिता का नाम था, प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम, जो ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री, जो गांधीवादी विचारधारा के थे। भाई तुम्हें पता नहीं है, मन ही मन में ऐसे बोलो, यदि आईना है शीशा है उसके सामने बोल के देख लो, ऐसे 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 इशारे करके, अरे उसकी माता का नाम क्या था बता जल्दी से, नालायक बता, अरे फूलरानी देवी, पिता का नाम क्या था तो बता, फिर हरसुदयाल, अरे पत्नी का नाम पूछ रहा हूँ, अरे प्रभावती, किसकी पुत्री थी वो, अरे ब्रज किशोर, अरे कैसे विचारधारा के थे, अरे गांधीवादी, अरे जन्म पूछा है नालायक 1902, अरे निधन पूछा है हरसुदयाल, सॉरी निधन पूछा है 1979, कहाँ जन्म होता है, सयारा दायरा, वो नाम, ये गांव का नाम थोड़ा अटपटा है, ये थोड़ा याद रखना, सिताब दियारा गांव, ये थोड़ा याद रखना, यूपी का बलिया जिला में पड़ता है और बिहार के सारण जिले में पड़ता है, ये बस हो गया ये। अब सिताब दियारा गांव, ये थोड़ा याद रख लेना, क्लियर है। ऐसे पढ़ाता हूं मैं एक ही चीज को, दोनों चैप्टर को ऐसे पढ़ाया था, पढ़ के देखना एक बार। अब आगे देखो, अब आगे ये चीजें हैं ना इनकी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जहां अंडरलाइन करूं ना उसी को याद रखना है, बस एमसीक्यूज वहीं से आएगा 101%। आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए, यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। अब यहाँ पे ये एक सवाल आ जाता है, ये सवाल आएगा, देखो अंडरलाइन में वहीं करूंगा जहां सवाल याद करना, ऐसे दाखिल हुए कहां पे, ये पटना कॉलेजिएट पटना में, यहीं पर ही एक टॉपिक का नाम क्या था, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये नाम पूछेगा कि किस टॉपिक पर उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ, पटना से, पटना कॉलेजिएट से, किस पे, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये आएगा तो। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किया, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। अब आपसे पूछ रहे हो किस आंदोलन के दौरान उन्हें शिक्षा अधूरी छोड़ दी, तो आप कहेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान।
1922 शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। अमेरिका कब गए, किसके लिए गए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कब गए, 1922 में। वहां कैलिफोर्निया, बर्कले, विनकिंसन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं से ग्रहण की। याद रखना, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा कहां से प्राप्त की, अमेरिका से। मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। पीएचडी क्यों नहीं कर पाए, मां बीमार पड़ने के कारण, अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। ऐसे आपको अंडरलाइन मैंने कर दिया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको भी ऐसे नहीं कि तुम दिमाग में कहीं बोलो, अरे बिहार में वर्तमान में हिंदी की स्थिति पर इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार मिला पटना कॉलेजियट से। उसके पटना कॉलेज में आ गए। उसके 1922 में अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। मार्क्सवाद समाजवाद की शिक्षा वहीं से ग्रहण की। पीएचडी की उपाधि प्राप्त नहीं की। क्यों, माँ बीमार हो गई थी। बस असहयोग आंदोलन के कारण अधूरी शिक्षा छोड़ दी और आगे। इसलिए अब इसको भी बार बार पढ़ोगे ना, ऐसे ऐसे बार बार ऐसे लिखोगे ना, ऐसे भाई पीएचडी क्यों नहीं की पीएचडी, क्यों नहीं की पीएचडी, डॉक्टरेट की उपाधि क्यों नहीं प्राप्त की, माँ की बीमारी के कारण, माँ की अस्वस्थता के कारण। अरे अमेरिका कब गए, 1922 में गए। या अमेरिका से मार्क्सवाद वह समाजवाद की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा अधूरी क्यों छोड़ी, किस आंदोलन कारण, असहयोग आंदोलन के कारण। अरे सर्वोच्च पुरस्कार की बात भी तो आई थी गुरुजी, वो तो बताओ किस टॉपिक पे मिला उन्हें। आप कहोगे बिहार में वर्तमान में हिंदी की स्थिति। बस अब फिर भी अरे नहीं यार, एक बार देख लेने, फिर पढ़ लो। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, देखो गलत लिख दिया ना अपन ने। क्या था, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, हिंदी की वर्तमान स्थिति। अब कभी जिंदगी में इसे गलत नहीं लिखोगे आप। हिंदी वर्तमान नहीं आएगा, पहले हिंदी आएगा। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसे याद रखना। मैं एक लाइन बोल सकता हूं, ये जो अभी हमने ये पढ़ा था ना, इसकी लाइन एक लाइन बोल सकता हूं मैं। लेकिन वो कैसे याद होगा, तुम लोग कैसे समझ में आएगा, जब इस चीज को अच्छे से पढ़ोगे। दिमाग में ऐसे नहीं कचरा भरा हुआ है कि मैं तो फुल्ले खा रहा था, मैं तो उससे बात कर रहा था, ऐसे दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए कुछ भी आप लोगों के। तो दिक्कत आएगी। आप आराम से कर सकते हो। आगे देखिए, राजनीति जीवन देखो। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन में अहम भूमिका निभाई। किसमें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन में अहम भूमिका। 39-43 में भी जेल गए। 42 के आंदोलन की विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। 1952 प्रजा सोशलिस्ट, ये थोड़ा याद रखना भी। देखो 1939-43 में जेल गए, 1932 में भी जेल गए, 39 में भी जेल गए, 43 में भी जेल गए। ये ध्यान रखना। आप कहेंगे किस वर्ष जेल नहीं गए, ऐसे पूछ लेगा तो 39, 42 और 32 ऐसे। 43 नहीं, 43, 39 और 32। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति स्वयं को अलग कर लिया। 1954 विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। याद रखना, 1954 विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से वो जुड़ गए। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी गठन भी इनके मार्गदर्शन में ही हो गया था। किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी गठन हुआ, ऐसे आ सकता है। कृतियां, रचनाएं कौन कौन सी हैं, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी व निबंध भी प्रकाशित हुए। सम्मान, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1998 में भारत रत्न। ये ध्यान रखना है। सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छा सवाल बताऊं, जेपी नारायण किस नाम से जाना जाता है, या लोक नायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। सुपर सवाल, इससे अच्छा सवाल इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता इनके चैप्टर से संबंधित। और जो मैं ये बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये ध्यान रखना, उससे बाहर कभी सवाल जाएगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, इतना ध्यान आपको रखना है। 1998 में भारत रत्न, 1965 में
मैग्सेसे पुरस्कार याद रखना है, सम्मान। ठीक है, 32 में गए जेल, 39 में गए जेल, 43 में गए जेल, और आपातकाल के दौरान भी जेल गए, ये ध्यान आपको रखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई, जनता पार्टी के गठन किन के मार्गदर्शन पर ही हुआ, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, जयप्रकाश नारायण 20वीं शताब्दी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म, लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी स्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यावसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक। यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा, ध्यान रखना। विदेश में अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित संरचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन एवं लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अकेले अनेक कार्यक्रम। देखो, मैं अंडरलाइन वहीं करूंगा। मैंने अंडरलाइन क्यों नहीं किया इनको पढ़ते समय, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, मैं जहां अंडरलाइन करता हूँ वहां से ही सवाल पूछा जाएगा, तो यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा। इससे नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी स्लाइड को। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में उनका योगदान रहा, याद रखना। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए संघर्ष हुआ था, तो उसमें उनका योगदान रहा। गांधीवाद के संसर्ग साथ साथ गांधीवाद के साथ में आकर के उनके साथ जुड़कर आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका ने। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन याद रखना। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? विनोबा भावे। 1960 के दशक में 1960 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग, निस्वार्थ लोक सेवा कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त किया। सुपर्ब, ये याद रखना भाई। डाकुओं का हृदय परिवर्तन किया और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो जेल गए थे वो, और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन भी किया था। जाने लगा तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों, युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। जेपी नारायण लोक नायक कहकर पुकारे गए और वे युवा शक्ति के प्रतीक, युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। याद रखना, वे युवा शक्ति के प्रतीक और युवाओं के हृदय का सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। याद रखना, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर, दोनों के दोनों, लोक नायक और संपूर्ण क्रांति का नारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत लगातार संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जेपी नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया। पटना में उनका कहाँ हुआ, क्या हुआ? अवसान, निधन हो गया, समाप्त हो गए वो। पटना में निधन हो गया। सत्ता बदल गई, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह नहीं, लड़ाई झगड़ा और खींचतान में दूर हुआ चलता जा रहा था। कुछ लोग धर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने और जन रक्षण के साथ अभियान चलाने की। अब देखो यहाँ पे, अब देखो महत्वपूर्ण बात डायरेक्ट बता देता हूं। एक तो याद रखना 1902 में जन्म और 1979 में निधन, याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध, संपूर्ण क्रांति नारा,
भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, ठीक है। प्रभावती देवी, पत्नी का नाम ब्रजकिशोर शर्मा। याद रखना ये क्यों क्यों महत्वपूर्ण, ब्रजकिशोर शर्मा जी, इनके पिता क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा के थे। ये सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण है, गांधीवादी विचारधारा के, ये इसलिए महत्वपूर्ण। और फूल रानी इनकी माता का नाम, और हर्षो दयाल इनके पिता का नाम। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण काम किया था यार भाई, आपको पता ही है। पुकार का नाम बचपन में बाउल, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बात करें हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करें तो एक तो 1922 में ये कहाँ गए, अमेरिका। अमेरिका गए, वहां पे मार्क्सवाद की पढ़ाई की और समाजवाद, याद रखना महत्वपूर्ण चीज़ है। और बात करें तो हम लोग ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद एक इन्होंने एक पटना कॉलेज है, पटना में, ऐसे करना, पटना में इन्होंने एक निबंध लिखा होगा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। इन्हें क्या मिला था, सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण चीज, 1998 में भारत रत्न पुरस्कार, 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार सम्मान। अब ऐसे ना यार, 1965 नहीं था, आ जाओ एक बार देखने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहां से गाया था 1965। कोई दिक्कत है बताओ मुझे, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो वापस हो वहीं पे, हो गया। अब एक महत्वपूर्ण बात और लिखो, कौन सी, डाकुओं का हृदय परिवर्तन, डाकुओं का हृदय परिवर्तन, साथ में वह पुनर्वास जैसे एक उल्लेखनीय कार्य भी किए। और वो लिखो ना, जेल कब कब गए, 32 में गए, शायद 33 में भी गए, 43 में भी गए थे, एक बार देख लेना भाई, एक वहीं पे भी गए थे। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं बनता, ठीक है। ये चीजें आपको टॉप बंदा बनाती है, बंदा बंदी मतलब अच्छा पढ़ने वाला लड़का लड़की बनाती है आप लोगों को, ऐसे ध्यान रखना है। कर लोगे आप लोग, उम्मीद पता लग गया। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति है ये 5 जून, याद रखना 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था ना, उसका एक अंश था। 5 जून 1974, याद रखना 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में एक भाषण दिया गया था, उसका एक अंश है संपूर्ण क्रांति का, याद रखना संपूर्ण क्रांति। भाषण का एक अंश प्रस्तुत, तो आपसे पूछे संपूर्ण क्रांति है तो आप कहेंगे भाषण है। कब दिया गया, 5 जून 1974, कहां दिया गया, गांधी मैदान में दिया गया था, पटना के। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाश। पहले ये जो भाषण था ना, पूरा भाषण संपूर्ण क्रांति वाला पूरा जो भाषण था, ये जन मुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था एक पुस्तक के रूप में, स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में। स्वतंत्र पुस्तिका यानी कोई भी इसे खरीद सकता है, कोई पढ़ सकता है, प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, इस अंश से एक छोटी सी झलक हमें यहाँ पे मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन समृद्ध के बीच
लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही, विशेषकर युवा। याद रखना ये आप सब ना, विशेषकर किस पर संपूर्ण क्रांति का असर पड़ता है, इस भाषण का असर पड़ता है युवा वर्ग। जब उसमें पूछेगा ध्यान रखना, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, ऐसे बात कही और संपूर्ण मंत्रमुग्ध हो गई। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पूर्ण अवसर यानी जोर देने वाला बहुत अच्छा जन संवाद कायम हो सका। अब देखो ये, अभी हमें यहाँ पे 3 चीजें याद रखनी है। एक तो ये संपूर्ण क्रांति जो है ये एक भाषण है, जन मुक्ति के रूप में पटना से स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित, तो खासकर ये युवा लोगों के लिए ही यह नारा, ये भाषण था। ठीक है, और कहाँ दिया गया? 5 जून 1974 में गांधी मैदान में, जो गांधी मैदान का है पटना में पड़ता है, और यह क्या है? भाषण है। बस यही चीज आपको बार बार ऐसे 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 लिखो कि ऐसे पूछेगा संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखा गया ये चैप्टर, तो आप कहेंगे जेपी नारायण यानी कि लोकनायक के द्वारा। अब जैसे लोकनायक बोला फिर मन ही मन घुमा दो, अरे यार 1902 में जन्म हुआ, 79 में निधन हुआ, अरे पिता का नाम ये था, माता का नाम, बस घुमा दो, 2 मिनट लगेंगे आपको। उसके बाद ये संपूर्ण क्रांति क्या था? एक भाषण था। अरे ये भाषण किस नाम से था? संपूर्ण क्रांति के नाम से। ऐसे लिखो ना बार बार। अरे संपूर्ण क्रांति जो भाषण था ये किस पुस्तक में? जन मुक्ति पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। कहां से? पटना से। अरे पटना में तो दिया गया था ऐसे, अरे आप बोल रहे ना, अरे पटना में दिया गया था ये भाषण 5 जून 1974 को। अरे कहाँ दिया गया था? अरे पटना में। पटना में कहाँ? गांधी मैदान में। बस खासकर किसके लिए था ये भाषण? युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए, युवा वर्ग को। बस हो गया। एक भी एमसीक्यूज बाहर चला जाए इस चैप्टर जो मैंने अंडरलाइन किया, जो मैंने समझाया, तो फिर मुझे कहना सर आपने ये नहीं समझा, ये सवाल आया, तब मैं मानू यार हाँ मैं गलत हूँ। लेकिन 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे क्लियर है वो। ये 100 आते 100 में से दूंगा मैं आप लोगों को एक एक चीज। प्रकार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज पढ़ा करो यार भाई। ठीक है, हाँ ऐसे हो गया। अब देखते हैं आगे। अब ये राष्ट्रकवि दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे अच्छी लगी, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, समान आदर देता है, भटकर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। इनके एक एक शब्दों पदों को हम लोग पढ़ लेते हैं ना, तो उनके पद चिन्ह जैसे हम लोग ऐसे ऐसे चलते हैं ना, चिन्ह पड़ जाते हैं, तो उनके विचारों के, उनके शब्दों के चिन्ह हमारे दिमाग में ऐसे कैसे छप जाते हैं। है प्रकाश वह नाम जिसे, है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, समान आदर जिसको देता है, भटकर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। उर यानी हृदय, हृदय पर अंकित कर लेता है। देखो कितनी अच्छी बात कही है भाई। तो उर यानी क्या होता है? हृदय। मैंने पहले उस पर पढ़ दिया इसको, गलती मैंने सभी, तो मैंने दोबारा पढ़ा इसको, मुझे यार कहीं ना तो गड़बड़ तो हो गया है ये, इसलिए मैं लेता। तो अब सब ये नहीं पूछता मान लो, तो इन शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हो ना, तो ये जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, ये जो भाषण है जो 5 जून 1974 को दिया गया था, ये जो भाषण है, जब इसको पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जब ये शब्दार्थ तुम्हें याद होंगे। यदि एग्जाम में नहीं पूछे कोई बात नहीं, हमें तो चैप्टर अच्छे समझना है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, हृदयग्राही, हृदय को आकर्षित प्रभावित करने वाला, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, असिस्टेंट, सहायक, अंकुश, नियंत्रण, स्वच्छंद, स्वतंत्र, अपने मन मुताबिक चलने वाला, उच्छृंखल, नियम कायदा तोड़ने वाला, असंयंत्र, बुर्जुआ क्लास, पूंजीपति वर्ग और उसमें निष्ठा रखने वाला। ये हो गया। बस ये शब्दार्थ है, इसमें भी महत्वपूर्ण है ना। एक तो ये याद रखना, एक श्रृंखला याद रख लेना, एक स्वच्छंद याद रख, एक अंकुश याद रखना, बस वो तो सारे तुम्हें वैसे याद है।
जिसमें सबसे ज्यादा बुर्जुआ क्लास ही है, पूंजीपति वर्ग, और उसमें निष्ठा रखने वाला। अब एक बात तो बताऊं, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत पढ़ो। लेकिन ये जो आ रहा है ना, ये संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश, ये तो हृदय में ऐसे ऐसे एक एक अक्षर होना चाहिए, यहाँ पे एक एक अक्षर याद होना चाहिए। समझ, इसको 5 से 7 बार आपको रीड करना है घर जाकर के, मैं समझाऊंगा अभी तो, और उसके बाद 2 या 3 बार इसको बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिखना है। सीधा सीधा सवाल आएगा कि संपूर्ण क्रांति का पाठ का सारांश लिखिए, सीधा सीधा आएगा। और रामायण मत लिख देना, रामायण मत लिख देना, कहीं तुम 20-25 लाइनें सीधी रामायण लिख दो बिना पॉइंटों के, नंबर नहीं देगा। मैं खुद नहीं देता, सच बता रहा हूं कसम से। मैं जो बिना पॉइंट, जैसे मैंने पॉइंट बनाया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जन, मैं अभी बताऊं कैसे लिखना है। ऐसे ऐसे पॉइंट नहीं बनाए ना किसी ने, ऐसे संपूर्ण गांधी विचार, तत्कालीन व्यवस्था तक प्रभाव, युवाओं छात्रों की भूमिका, व्यक्तिगत स्मृतियां, आदर, ऐसे यदि पॉइंट नहीं बनाया ना, मैं बताऊं क्या करता हूं, सच बताऊं, मैं आखिर बता रहा हूं। ये लाइन है तुम्हारी, मान लो ये लाइन है, मैं क्या करता हूँ 2 नंबर या 1 नंबर, बस ऐसे देता हूं। और तुमने पॉइंटों से उत्तर दिया ना, टीचर मजबूर हो जाएगा उसको पढ़ने के लिए, और वो 100% आंसर देगा, उसमें 100% देगा उसका आंसर, आना 100% देगा उसका, देगा 100%। फिर कहेगा वाह यार, वो कहेगा खुद मन में बोलेगा वाह यार सुपर्ब यार, बच्चे ने क्या लिखा है। अब तुमने एक एक चीज यहां याद होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए उसे। अब कैसे स्टार्ट करोगे, प्रश्न संख्या लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, उत्तर लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पे ऐसे लिखो, संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश आ गया, वो तो उत्तर आ गया, तो फिर ऐसे लिखो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ उनके ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जो 5 जून, उन्होंने 5 जून 1974 को पटना की गांधी मैदान, गांधी सही लिखना नालायक, ऐसे चंद्र बिंदु आएगा, मैदान दिया। इस भाषण और पाठ का मुख्य सारा निम्नलिखित है, या ऐसे इसमें और भी जोड़ दो कि संपूर्ण क्रांति मैदान में दिया था। यह पूरा भाषण जन मुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, पूरा जोड़ दो और मजा आ जाएगा इसमें। जोड़ दो इस लाइन को, यह संपूर्ण भाषण, संपूर्ण क्रांति वाले संपूर्ण भाषण जन स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में। जोड़ दो भाई, बहुत अच्छा रहेगा। अब एक पॉइंट बनाओ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जन आह्वान। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इतिहास पे एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई और आह्वान, और लोगों में एक पुकार आ गई। क्या, सुनो, यह भाषण उस समय दिया गया जब देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर थी। पहला पॉइंट बनाओ, तुम्हारे मुझे नहीं बनाओ पॉइंट मत बनाओ, मैंने तो फिर भी पॉइंट बना दिया है, तुम मत बनाओ तो लिख दो सीधा सीधा। जयप्रकाश नारायण जेपी ने युवाओं के आग्रह पर आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन इस शर्त पर कि आंदोलन अहिंसक होगा और उनकी बात सभी को माननी होगी। गांधी मैदान, गांधी सही लिखना बता, गांधी चंद्र बिंदु आता है। गांधी मैदान में उमड़ी अपार भीड़ यह दर्शाती थी कि जनता बदलाव के लिए व्याकुल थी। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण क्रांति का विचार। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, लोकनायक लिख दो, लोकनायक ने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य, जब सब अलग अलग बदलो, जब कहीं जयप्रकाश नारायण, कहीं जेपी, कहीं लोकनायक, बदलते रहो। उनका उद्देश्य केवल सरकार बदलना नहीं बल्कि समाज में व्यापक परिवर्तन लाना है। उन्होंने इस संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, उन्होंने इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक परिवर्तन शामिल थे। उनका मानना था कि केवल चुनाव जीत लेना लोकतंत्र नहीं है, यानी लोकतंत्र है लोगों का शासन, आम जनता का शासन, जनता का शासन पर नियंत्रण, निरंतर लगातार नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, तत्कालीन व्यवस्था पर प्रहार। उस समय, तत्व यानी उस काल, यानी उस समय व्यवस्था पर, उस समय की व्यवस्था पर प्रहार। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी आम आदमी की स्थिति बदतर यानी बहुत बुरी होती जा रही है और भ्रष्टाचार जड़ों तक फैल चुका है। बिना दल के लोकतंत्र, दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा पर जोर देते उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की वकालत की। रुक जाओ, अभी समझाऊंगा, थोड़ा बहुत और रुको।
युवाओं और छात्रों की भूमिका। जेपी ने इस आंदोलन की कमान युवाओं के हाथ में सौंपी। उन्होंने स्वराज्य की रक्षा के लिए आगे आने को कहा। किसको? युवाओं को, बूढ़ों महिलाओं को नहीं, उनका बच्चों को नहीं। उनका मानना था कि भविष्य का निर्माण युवा ही कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। व्यक्तिगत स्मृतियां और आदर्श। भाषण के दौरान उन्होंने अपने पुराने दिनों, अमेरिका के बिताए समय, बापू महात्मा गांधी जी तथा जवाहरलाल नेहरू के साथ अपने संबंधों को भी याद किया। यद्यपि उनके नेहरू जी के वैचारिक मतभेद थे, कुछ मतभेद थे जवाहरलाल नेहरू जी से बातों में, उनके विचारों में, फिर भी उनके प्रति सम्मान रखते थे। विचारों में तो मतभेद था, लेकिन फिर भी सम्मान लायक थे। निष्कर्ष क्या है? इस पाठ का मूल संदेश यह है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जेपी नारायण ने संपूर्ण क्रांति के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो शोषण मुक्त हो, जहां शासन व्यवस्था में ईमानदारी और पारदर्शिता हो। अब ये पूरा यहां खत्म होता है आपका। अब कुछ बच्चे कहते हो सर जी इतना बड़ा कैसे याद होगा? कोई बात नहीं, आपसे जितने शब्दों में लिखे, जरूरत नहीं आप जो का तू लिखे आओगे, लेकिन लिखना इसी चीज प्रकार से, जितने भी शब्दों में पूरा याद हो तो ठीक है, नहीं तो मत, लेकिन पॉइंट तो जरूर याद करना। पॉइंट कितने समय में याद हो जाएगा? 2 मिनट में 5 बार पढ़ो, 2 बार लिख डालो उसको। ये चीज करनी है आप लोगों को। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर इतना बड़ा कैसे याद हो? मत करो ना यार, कौन कहता है? मैं थोड़ी कहता हूँ, नहीं कहता हूँ, लेकिन इसका एक लाइन हो गया, इसका एक लाइन हो गया है, इसका भी एक लाइन हो गया है, इसके 2 लाइनें हो गई, हाँ इसकी भी 2 लाइनें हो गई है, और इसकी भी 1 लाइन हो गई, बस काफी है यार, काफी है बेटा। और इसके साथ में प्रश्नोत्तर भी करेंगे हैं। और अब कल हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ से पाठ का आरंभ यहाँ से कल पढ़ेंगे, और इसके साथ में प्रश्नोत्तर भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे और पीवाईक्यू, एमसीक्यूज भी करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे, कल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, वो चीज बता तो रहा हूँ। चैट 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 अभी डाउट डाउट ही सो मच। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और पढ़ाई करते रहना। वो बेटा मैं एक बात और कहूँ,